इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस चैप्टर 4 एक बार रिवाइज करेंगे। पहले क्या पढ़ा है? देखो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। इन दोनों में सिनेरियो क्या है वर्ल्ड में? 1944 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है। यहाँ पे दो पावर निकल के आई, यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इसके सामने चैलेंजेस थे पॉवर्टी के और भी एनर्जी के और बहुत सारे चैलेंज थे, अपने आप को डेवलप करना था। ये तो थी शुरुआत की सिनेरियो, क्या सिनेरियो चल रहा था। लेकिन जो ये यूएस एंड यूएसएसआर दो पावरफुल लोग थे, ये क्या चाहते थे? जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको अपना मेंबर बनाना चाहते थे। ठीक है। और पूरा इनको ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे वो दो ग्रुप में बढ़ते जा रहे थे। एक का नाम जो यूएस चाहता था नाटो, नाटो साइन कर ले, और जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं जिसके जिसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने साइन की हुई थी नाटो, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज नाटो वाले थे। और यूएसएसआर चाहता था वार्सो पैक्ट साइन करवाना। ठीक है। तो ये था सिनेरियो इन दिनों में 1947 में। और इंडिया का पीएम था उस वक्त नेहरू। नेहरू जी फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इंडिया ने ना तो यूएस ज्वाइन किया ना यूएसएसआर, एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी या मूवमेंट। ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे मत पढ़ो। तो इसमें क्या था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं इनकी मीटिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन जो एक लास्ट मीटिंग जहाँ पे ये नाम की शुरुआत फाउंडेशन रखी जाती है वो होती है इसकी फर्स्ट समिट, इसकी क्या कहाँ पे, बेलग्रेड में। बेलग्रेड से पहले एक इसकी मीटिंग हुई थी, बुदुम कॉन्फ्रेंस। हाँ, बुदुम कॉन्फ्रेंस में इसकी नींव रखी गई थी कि नाम कोई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या ये नॉन अलाइनमेंट एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू अपनी जो भी इनकी पॉलिसी होगी, जो प्रिंसिपल्स होंगे जिस पे काम करेंगे आगे, उस में जो मेंबर कंट्रीज होंगे, तो यहाँ पे इसकी नींव रखी गई थी बुदुम कॉन्फ्रेंस में। और इस फिर नाम नाम का इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने करना शुरू करना था, तो उसका नींव रखे जाने के बाद फर्स्ट समिट होता नाम का बेलग्रेड के अंदर सितंबर 1961 में, और नेहरू जी से को फाउंडर थे। ठीक है। तो ये तो हम यहाँ तक देख चुके थे। एक बार नाटो की फुल फॉर्म जरूर देख लेना, शायद ये आ जाए तो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये यूएस और जो यूरोपियंस थे कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स थे। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं यहाँ से, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए चाइना, जो पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशन थोड़े शुरू से ही तनावपूर्ण थे, लेकिन चाइना के साथ रिलेशन फ्रेंडशिप, फ्रेंड के नोट पे उनकी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो एक चाइनीज रेवोल्यूशन होता है 1949 में, जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है चाइना में। ठीक है। और नेहरू जी एक फर्स्ट इंसान पहले पीएम थे जो वहाँ पे मतलब गए थे और उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है। और नेहरू जी उनको एक दोस्त की तरह देखते थे। तो जो ये हमारा बॉर्डर था यहाँ पे चाइना के साथ, इसको यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पैरामिलिट्री गाइड करती थी, बॉर्डर को गार्ड करती थी। यहाँ पे आर्मी नहीं थी। यहाँ पे जब हम बाद में देखेंगे ये डिस्प्यूट का कारण बनेगा, बाद में देखेंगे। तो और यहाँ पे एक वल्लभ भाई जी पटेल थे जो नेता पार्टी में थे उस वक्त। तो ये चाहते थे कि ये जो इतने नेहरू जी नज़दीक है चाइना के, ये अच्छा नहीं है। वो बाद में प्रूव भी हुआ, जो वल्लभ भाई जी सोचते थे। तो चाहते थे ये आर्मी गार्ड करे बॉर्डर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होगा। देखो, तो ये तो अंदर की बात थी अपने कंट्री की कि इसको आर्मी बॉर्डर को गार्ड करे। ठीक है। तो और क्या हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में? एक पंचशील, देखो ये जो चाइना वाले हैं इंडिया में आते रहे थे, ये हाँ यहाँ पे भी आए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक कुछ जो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो एक एग्रीमेंट था पंचशील जिसके अंदर हम एक कंट्री दूसरे कंट्री की बॉर्डर की रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता की रिस्पेक्ट करेगा।
तो ये कुछ ऐसे साइन किए गए थे पंचशील के दौरान। तो होता क्या है उससे बात करेंगे कि ये सारे जो प्रॉब्लम आई, जो डिसएग्रीमेंट आए, जो वॉर हुआ, देखो उसका एक फैक्टर है, ये फोटो है दलाई लामा जी की, हम बात करेंगे ये कौन है अभी देखते हैं। एक बार मैप में देख लो तिब्बत कहाँ पे है, ये यहाँ पे तिब्बत है, इंडिया से इस वाले ये प्लेट्यू है, तिब्बत प्लेट्यू कहते हैं जिसको, ये वाला तिब्बत है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये तिब्बत। इसके साथ यहाँ का लीडर है दलाई लामा। तो देखते हैं इस भाई के साथ क्या हुआ। देखो ये हिस्टोरिकली जो तिब्बत है वो चाइना का कभी कभी एम्पायर, चाइनीज एम्पायर का कभी कभी पार्ट रहा है और कभी कभी इंडिपेंडेंट भी रहा है हिस्टोरिकली देखा जाए तो। लेकिन चाइना की एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की मैंने बात करी जो 1949 में आती है, और वो 1950 में इसको एनेक्स कर लेती है, मतलब अपने अंदर मिला लेती है चाइना के अंदर। तो इस बात से वहाँ के जो लीडर थे वो नाखुश थे और वहाँ की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये इंडिया को भी लगता है कि ये पंचशील जो हमने साइन करा था एग्रीमेंट, उस वक्त हमने कहा था कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमने इसको चाइना का पार्ट नहीं माना है। तो पंचशील में हमने बात करी थी कि कंट्री एक दूसरे की बॉर्डर की रेस्पेक्ट करेंगे, संप्रभुता या सॉवरेनिटी कहते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अनेक्सेशन हो गया, यहाँ पे तिब्बत का चाइना ने खा गया। तो यहीं पे क्या होगा कि अब 1954 में दोनों आएंगे एक बार, ये यहाँ का जो लीडर होंगे तिब्बत के और नेहरू जी इंडिया में पहुंचेंगे। तो उस वक्त नेहरू जी से ये जो यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर होंगे तिब्बत के, वो रिक्वेस्ट करेंगे देखो ये ऐसा कर रहा है चाइना, हमारा कंट्री को ले एनेक्स कर गया। तो नेहरू जी को यह बात सही नहीं लगेगी, तो नेहरू जी थोड़े से इमोशनल थे इस मामले में। तो देखो ये बात, उसके बाद कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आपस में जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो खुश नहीं थी, तो आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहा था चाइनीज का और तिब्बत का। तो 1958 में आपको ज़्यादा अपराइजिंग हो जाती है, अपराइजिंग मतलब ज़्यादा रिवोल्ट, मतलब विवाद हो जाता है। इस दौरान अब जो यहाँ का स्पिरिचुअल लीडर है, ये जो दलाई लामा है, फोटो में देखना ऊपर, ये इंडिया में आ जाएगा और इंडिया से पॉलिटिकल असाइलम मतलब दरख्वास्त करेगा कि उसको जो क्या बोलते हैं रिफ्यूज दे दिया जाए। तो इंडिया उसको ग्रांट कर देता है और इस टाइम पे 1959 में ये इधर आ जाता है और यहाँ की जो चाइनीज आर्मी थी ये सारे रिवोल्ट को सप्रेस कर देगी अच्छे से। ये हो गया वहाँ पे। तो ये जो तिब्बत लोग हैं धर्मशाला में रहते हैं इंडिया में, और काफ़ी जगह रहते हैं, दिल्ली में भी इनको जगह दी गई रहने के लिए, देहरादून वगैरह में, शिमला में, तो कई जगह इनको जगह दी गई रहने के लिए। इसके अलावा इन्होंने यूएन में भी कुछ इनके चाइना के अगेंस्ट फाइल किया हुआ है, एनेक्सेस कुछ रिपोर्ट वगैरह। तो आगे पढ़ेंगे चाइनीज वॉर के साथ क्या हुआ, इंडिया और चाइना वॉर क्यों हुआ, पहले तो ये सोचो क्या रीजन था। ठीक है, दो रीजन रहे हैं मेनली। शुरू करते हैं। देखिए 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया, एक बात, और यहाँ की जो कल्चर था उसको सप्रेस करने लग गए तिब्बत का चाइना वाले। तो ये इंडिया को सही नहीं लगा। उस वक्त इंडिया चाहता था कि कॉलोनाइजेशन खत्म हो, इंडिपेंडेंस बनी रहे, कुछ ऐसा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था इंडिया का। तो हालांकि जो चाइनीज लीडर था जो पीएम था, उसने कहा था कि चाइना को, तिब्बत को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी कंपैरिजन टू अदर रीजन ऑफ द चाइना, पर दिया भी है। लेकिन बात ये हुई कि अब चाइना ने क्या इंजाम लगाया इंडिया पे, यहाँ पे ये चीज पढ़ो कि जो देखो हमने दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम दे दिया, रिफ्यूज दे दिया इंडिया में। तो इसने क्या कहा चाइना ने इंडिया को, इंडिया के बारे में, ये देखो ये एंटी चाइना एक्टिविटी अपनी कंट्री मतलब इंडिया के अंदर परमिट कर रहा है इंडिया। ठीक है, ये चीज चाइना बोलता है इंडिया के अगेंस्ट। तो इसी के कारण चाइना अटैक करेगा ये वाला ब्लेम लगा के। और जो जो इश्यू थे हम उस पर बात करेंगे। जो दो इश्यू मेनली कारण थे इस अटैक के,
एक तो था जो अक्साई चीन वाला एरिया है, और एक था नेफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ये दो एरिया को चाहता है चाइना, कि कहता है कि ये मेरे एरिया हैं, ये इंडिया के है ही नहीं। अब इंडिया कहता है कि देखो ये वाले मामले ना हमारे कॉलोनियल टाइम में डिसीजन ले लिए गए थे, तो ये हमारे अंडर आ गए। लेकिन चाइना कहता है कॉलोनियल टाइम का कोई डिसीजन लागू ही नहीं होता चाइना पे। तो ठीक है, अभी ये डिस्प्यूट के मामले अलग से हैं। यहाँ पे इसने कहा था कि तिब्बत को तुम एंटी चाइना एक्टिविटी परमिट कर रहे हो इंडिया के अंदर, चाहिए जो तिब्बत को तुम असाइलम दे रहे हो। ठीक है, ये दो रीजन हो गई। और इसके अलावा जो अक्साई चीन था ना, यहाँ पे तो वो 1957 से लेके 1959 तक, 1957 से 1959 तक ऑक्यूपाई कर लेता है अक्साई चीन। ये कौन सा एरिया अक्साई चीन, ये मैप में देखो यहाँ पे अक्साई चीन, ये वाला, ये बिल्कुल जहाँ पे मैंने ये छोटा कर रखा ना, यहाँ ये वाला एरिया, ये अक्साई चीन है। इतना यहाँ पे रोड वगैरह बना देगा बिना पूछे ऑक्यूपाई करके, चाइना बहुत बढ़िया रोड बना देगा। तो देखो हालांकि डिस्प्यूटेड एरिया है, तो क्या होगा इन इसी टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होगा, जो आपने बुक में पढ़ाया हुआ दूसरे वाले में। तो ये जो यूएस और यूएसएसआर थे इसमें बिजी होंगे, मेन पावर थे। और इसी टाइम पे 1962 में चाइना अटैक कर देगा इंडिया के ऊपर। ठीक है, पहला अटैक करेगा वो इस पे अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जब उसको स्टॉप करेगी, तो दूसरी तरफ से भी अटैक कर देगा वो अक्साई चीन पे, लद्दाख की तरफ। तो अब यहाँ पे अटैक चल रहा होता है, फिर से ये अटैक कर देगा वापस अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और अरुणाचल प्लेन और असम प्लेन तक इंडिया में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो अक्साई चीन तो ऑलरेडी पूरा ही ले चुका है, ये वाला एरिया। यहाँ से बहुत सारे एरिया ले जाएगा, बहुत काफ़ी। और यहाँ से भी यहाँ तक आ जाएगा, असम तक, चाइना अटैक करके। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है तो वो इनको काफ़ी हद तक नहीं रोक पाएंगी। तो फिर बाद में दोनों कंट्री, मतलब इंडिया भी जाता है यूएन वगैरह में दरखास्त करने के लिए। देखो, तो पहले एक बार ये बता देते हैं कि दोनों यूनिलैटरल सीज फायर, मतलब दोनों फाइट रोक देंगे। ठीक है, और जहाँ से उन्होंने इन्वेजन शुरू किया था, लड़ाई शुरू करी थी, उसी पॉइंट पे चला जाएगा चाइना अपने आप ही। लेकिन जब ये फाइट चल रही थी उन दिनों में क्या हुआ, इंडिया ने रिक्वेस्ट करा सोवियत यूनियन से कि हमारी मदद करें। लेकिन सोवियत यूनियन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देखोगे मैप में, ये सोवियत यूनियन, यूएस, रसिया, और ये है चाइना, इनका बॉर्डर बिल्कुल आसपास है, इनमें अच्छे रिलेशन है दोनों कंट्रीज में। तो ये इंडिया की मदद इन दिनों में नहीं करेगा जब चाइना इंडिया पे अटैक करेगा। और ठीक है, तो अब इस वार का इफेक्ट इंडिया पे क्या होगा। एक तो इंडिया की कंट्री जो वर्ल्ड लेवल पे इमेज बहुत बुरी हो जाएगी कि इंडिया एक बहुत ही अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, एक बहुत हल्का कंट्री है ना, जो मतलब हार गया, पिट गया, ऐसे इमेज। और हाँ, घर में भी जो इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को नहीं बख्शेंगी। ठीक है, जो वल्लभ भाई जी पहले ही कहते थे कि ये आर्मी लगाओ यहाँ बॉर्डर पे, है ना, न्यूक्लियर कुछ अच्छे वेपन बनाओ। तो नेहरू जी थोड़े से अलग विचारों के थे, शांति शांति बात करते थे, नहीं किया। तो क्या होगा, कांग्रेस के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, आपको बताया होगा मैंने, जिसमें जो कॉन्फिडेंस मोशन आती है वो डिस्कस भी करी जाएगी लोकसभा के अंदर। और फिर क्या होगा, आने वाले इलेक्शंस में जो कांग्रेस बार बार आ रही थी, वो जो सिनेरियो हमने देखा था वन पार्टी डोमिनेंस का, वो बदल जाएगा। ठीक है, और क्या बात होगी, देखो ये मूवी सीन दे रखे हैं, यहाँ पे जिप्सी ट्राइब रहती है अक्साई चीन वाला एरिया में। तो उनकी ये जो मूवी बनाई थी हकीकत, इसी को फाइट को, इंडिया चाइना के जो मेमोरीज थी, जो फाइट्स थी, उनके ऊपर बनाई हुई है। हीरो के नाम है कुछ गल्फ कमो। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो अपने आप। जो हमने थर्ड लेसन में बात करी थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनमें से एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, सीपीआई। तो इसमें जो यूएसएसआर मैंने बताया था आपको, तो इसमें से एक विंग थी जो एक फैक्शंस थी,
वो तो कांग्रेस में ज्वाइन हो जाएगी, नियर तो कांग्रेस आ जाएगी, और जो दूसरी होगी वो स्प्लिट होके अपनी एक नई विंग बना लेगी, CPIM, मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये अलग से। तो ये आइडियोलॉजी है, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी USSR वाली जो कांग्रेस के नज़दीक चली गई, और ये मार्क्सिस्ट जो चाइना की आइडियोलॉजी है, ये अपनी एक नई विंग बनाएगी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे टेररिज्म वगैरह चल रहा है उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में। ठीक है, ये वो पार्टी है। और इस टाइम पे जब ये वॉर चलेगा तो इसके कुछ लीडर अरेस्ट भी कर लेंगे इंडिया वाले, इन लीडर्स को। तो ये था चाइना। और इसी टाइम पे कुछ जैसे यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जैसे त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, मणिपुर, ये नए स्टेट्स बना दिए जाएंगे, इनको कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी वॉर के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसी के अंदर चाइना पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस रहे हैं। इसको जल्दी कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन एक जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे क्या वहाँ उस उसका सिनेरियो आपको बता देते हैं। देखो, ये पाकिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया यहाँ से ये वाला एरिया पे फाइट हुई। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते ही पहले फाइट हो चुकी है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। यहाँ से कुछ ट्राइब्स वगैरह इस एरिया को कब्जा करने की सोचते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी उसको सपोर्ट करती है। इंडिया की आर्मी यहाँ से दिल्ली से जाते जाते और इनको हरा देती है। लेकिन यहाँ पे मामला सब पूरा ख़त्म नहीं होता। नेहरू जी इस मामले को UN ले जाते हैं। ठीक है, और वो आज तक UN में चल ही रहा है। उन्हीं दिनों पूरा इसको ख़त्म कर देते। तो इंडिया उस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पाकिस्तान से, तो ख़त्म हो जाता मामला, लेकिन आज तक ये UN में लटका हुआ है। इस एरिया की इंडिपेंडेंस कुछ अलग है, इलेक्शन वगैरह प्रोसीजर जो इंडिया के पूरे कंट्री के साथ इलेक्शन के साथ नहीं होता। तो कुछ और इशू हैं, हम बताएं बाद में करेंगे इसके बाद। तो एक तो ये इशू हो गया 1947 में ही। फिर क्या इशू हुआ इसके साथ 1960 में। हालांकि ये जो आर्मी वगैरह तो फाइट करती रहती है इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन वहाँ की जो जनता है उसके साथ ऐसे खराब संबंध नहीं है इंडिया के। तो एक जो वाटर पे भी एक डिस्प्यूट चला था, जो UN में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी, तो UN ने वो ब्रोकर करा, बीच वाला बना UN, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता साइन हुआ। पाकिस्तान का था जनरल अयूब खान और इंडिया का था नेहरू। इन्होंने एक समझौता साइन, ट्रीटी साइन करी इंडस वाटर पे, जो आज तक ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, तो एक 1965 में पाकिस्तान अटैक कर देता है रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है। तो और दूसरी तरफ अटैक कर देता है यही जम्मू कश्मीर से। उसको लगा कि जम्मू कश्मीर में से उसको सपोर्ट मिलेगी लोकल जनता से, ऐसा नहीं हुआ। लाइक, और इंडिया इसको, उस वक्त हमारे लीडर थे, कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ जो नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी और वल्लभ भाई पटेल इंडिया के PM थे, तो उन्होंने ऑर्डर करा कि वो पंजाब से अटैक शुरू करें। यहाँ पे इंडिया की आर्मी पहुँचती है, लाहौर तक पहुँच जाती है पाकिस्तान को हराते हुए, लाहौर तक। फिर UN के कहने से, इंटरवेंशन से फाइट मतलब बीच में रोक दी जाती है, और इंडिया और पाकिस्तान का समझौता होता है, जो ब्रोकर मतलब बीच वाला होता है, समझौता करवाने वाला USSR। तो इस समझौते का नाम होता है ताशकंद एग्रीमेंट, जिसमें जनरल अयूब, जो आर्मी का लीडर है पाकिस्तान का, जनरल अयूब खान और नेहरू वो वल्लभ भाई पटेल समझौता करने जाते हैं ताशकंद। ठीक है, ये इसमें है तजाकिस्तान में। तो सोवियत यूनियन बीच वाला होता है यहाँ पे। फिर दोनों, वैसे तो इंडिया की आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन दोनों ही जहाँ से वॉर शुरू हुआ था उसी लाइन पे आ जाते हैं, मतलब बैक टू जितना जहाँ पहले थे वॉर से पहले उसी लाइन पे आ जाते हैं। तो बांग्लादेश वॉर पे कर लेते हैं अभी। बांग्लादेश वॉर स्टार्ट होता है 1970 में।
देखो ये क्या बात है, एक ईस्ट पाकिस्तान था जब इंडिपेंडेंट हुए, एक वेस्ट पाकिस्तान था। देखो मैप में देख लो, ये इसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, इसको कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान। अब 1917 में जैसे यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरी पार्टी पावर में आ जाती है, इधर दूसरी पार्टी पावर, सेम पार्टी नहीं आती। अब इशू इशू क्या होता है कि यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान है जो आज वेस्ट पाकिस्तान में पावर में आती है, आवाम में आती है। शेख मुजीब उर रहमान जिसका लीडर है, ईस्ट पाकिस्तान में पावर में आती है। तो इनके बीच में, और दूसरी बात क्या थी, जो ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, इनको सेकेंडरी सिटीजन्स के नाम से देखते थे पाकिस्तान ये वाले लोग। ठीक है, तो ये आप ये जो बांग्लादेश वाले अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे, ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त। तो कुछ रिवोल्ट होते रहे, फिर क्या होता है 1971 में, ये जो यहाँ पे जो ये आवामी पार्टी के लीडर थे मुजीब उर रहमान, इसको अरेस्ट कर लेती है ये वाले पाकिस्तान वाले जुल्फिर, ये पार्टी वाले लोग। ठीक है, अब और ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि पाकिस्तान की आर्मी क्या आएगी, पाकिस्तान से आर्मी आएगी और इसको सप्रेस करेगी बांग्लादेश में। ठीक है, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान से आर्मी आएगी और सप्रेस करेगी, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ सप्रेस होगा। तो ये जो यहाँ के जो लोग होंगे वो इंडिया, यहाँ आसाम में घुस जाएंगे, मेघालय में घुस जाएंगे। तो करीब 80 मिलियन लोग इंडिया में घुस गए ऐसे ही। ठीक है, रिफ्यूजी लेके बचने के लिए। तो ऐसे तो इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, तो इंडिया इसमें मजबूर हो गया है इंटरवीन करने के लिए। तो अब इसी टाइम पे पाकिस्तान चाहता है कि उसको यूएस और चाइना से भी सपोर्ट मिल रहा होता है, एक एक्सिस बन जाता है चाइना, यूएस और पाकिस्तान का एक। ठीक है, तो दूसरी तरफ इंडिया क्या करता है 1971 में, ये इनका तो हो गया, यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन इंडिया की उस वक्त एक लीडर थी झांसी की रानी, जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी। वो उसको सिनेरियो उसको बात समझ में आ जाती है, वो यूएसएसआर से अपना पैक्ट साइन कर लेती है। ठीक है, तो यूएसएसआर से, अब यूएसएसआर कहता है कि इन दो जो रीजनल मामला है ये आपस में सुलटाएं, ये जो आपस में से उल्टाएं, ना तो चाइना इंटरवीन करेगा और ना ही यूएस इंटरवीन करेगा और ना ही मैं इंटरवीन करूंगा। तो ये ऐसा इंदिरा गांधी इनके साथ कुछ पैक्ट साइन कर लेती है 20 साल के लिए, कहता है पीस एंड प्रोग्रेस का, यूएसएसआर के साथ कुछ ऐसा साइन करती है पैक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अब ना तो यूएस इंटरवीन करेगा हमारी फाइट के बीच में पाकिस्तान के साथ, ना चाइना करेगा। तो आपस में हमारी फाइट चलती है कुछ दिनों तक। तो इसमें हम सक्सेसफुली, तो इंडिया कहाँ से लॉन्च कर देता है अपनी तीनों तीनों मतलब जो आर्मी होती है, एयर और जल, वायु और थल सेना, तीनों से अपना अटैक कर देता है। और यहाँ से पाकिस्तान भी अटैक करता है इधर पंजाब में एरोप्लेन वगैरह से। तो क्या होगा, तो फाइनली इंडिया यहाँ पहुँच जाएगा, इसको बांग्लादेश को लिबरेट भी कर देगा, और यहाँ के जो 90,000 आर्मी के सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, उसको गिरफ्तार कर लेगा, उनको पकड़ लेगा। और पाकिस्तान दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला पैक्ट साइन होगा, जिसके अंतर्गत जो भुट्टो पाकिस्तान का जो पीएम था, जनरल, तो उनके बीच में एक पैक्ट साइन होगा, जिसके अंतर्गत अब जो ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान था, ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक नए कंट्री का जन्म होता है यहाँ से। अब पाकिस्तान ये रह जाएगा। तो इसके बाद हमारे जो दोनों के कंट्रीज के रिलेशन थे काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर फिर कुछ टाइम के बाद रिलेशन ठीक होने लगेंगे 1971 के बाद। तो इससे क्या पता लगेगा, इंडिया एक बहुत ही डिसाइसिव पावर है, बहुत पावरफुल पावर है रीजन के अंदर, जो ये इंडिया की इमेज फिर से अच्छी निखारेगा। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब एक न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करेंगे, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी। हमने देखा था 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, और नेहरू जी थे उस वक्त, काफ़ी वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल मामले थे उनमें काफ़ी मतलब काफ़ी घुसे हुए थे उन मामलों में। तो इंडिया
उस वक्त जो यूएन के मेंबर्स थे उनको कहता था कि डिसआर्मामेंट के लिए प्लीड करता था, मतलब सबको कहता था कि न्यूक्लियराइजेशन मत करो, ज़्यादा वेपन मत बनाओ, ऐसी रिक्वेस्ट करता था सभी देशों से। तो हाँ, इंडिया ने कभी भी न्यूक्लियराइजेशन किया ही नहीं इस टाइम पीरियड में। लेकिन 1940 में इंडिया ने एक लेबोरेटरी बनाई थी जिसके लीडर थे होमी जे बाबा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस से पहले क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया ने शुरू किया था बहुत पहले 1940 से। लेकिन उसके बाद नेहरू जी पीएम बने तो वो न्यूक्लियराइजेशन में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन जो यूएस, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस और चाइना, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और ये दूसरे कंट्रीज को चाहते थे एनपीटी साइन कर ले, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके अंतर्गत अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इंडिया ने इसको साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया। और इंडिया क्या करता है 1973 में, जो अरब, यहाँ पे कुछ अरब कंट्रीज हैं, देखो अरब कंट्री देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, टर्की, ये वाले कंट्री, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इनको अरब कंट्री कहा जाता है। और यहाँ पे एक छोटा कंट्री इजराइल। तो जो एनर्जी है, जो पेट्रोल है, यही यही कंट्री सप्लाई करते हैं। तो ये इन दिनों में वॉर में विचलित, मतलब बिजी थे इजराइल के साथ, ये इजराइल है। तो क्या हुआ इन दिनों में, अब वार की जो ये वार है तो यहाँ पे ऑयल के जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इंडिया